बच्चों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध, इसमें महमूद गजनवी के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। अब आप मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि भारतीय आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, भारत पर उस आक्रमण क्यों किया, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब उसने भारत पर किन किन राज्यों पर आक्रमण किया, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मतलब सबसे पहले मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया, क्योंकि मुल्तान का जो शासक था दुर्बल था, उसे आसानी से पराजित किया जा सकता था। और यदि इस आक्रमण की जीत जाता है तो उसमें उसकी सेना में उत्साहवर्धन होगा और आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण करने का निश्चय। तो 1175 ईस्वी में गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान सबसे दुर्बल राज्य था जिसे आसानी से पराजित किया जा सकता, मतलब और इसके बाद उसके सेना में उत्साह हो सकता है, तो उत्साह होने से उसकी सेना अन्य राज्यों पर सफलतापूर्वक अपने विजय अभियान कर सकती थी। तो इसके अलावा यहाँ का शासक कौन था, शिया मत का था, और जबकि गौरी कौन था, सुन्नी मत का था। उन दिनों गजनी से भारत आने का सरल मार्ग मुल्तान होकर ही था, तो मुल्तान होकर ही भारत आ सकते। तो सबसे पहले मुल्तान को राजा को पराजित करने का निश्चय किया। मुल्तान पर अधिकार कर लेने के बाद वह भारत के अन्य प्रदेशों की ओर आसानी से बढ़ सकता था, मतलब वह रास्ता था, भारत आने का रास्ता क्या था, मुल्तान। इसलिए उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया। गौरी ने बिना किसी प्रतिरोध के मुल्तान के शासक को पराजित कर दिया। कट्टर सिया अधिकारियों धर्माचार्यों को मुल्तान से निष्कासित कर दिया गया। मुल्तान की शासन व्यवस्था अपने अधिकारियों को सौंपकर गौरी वापस गजनी चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि मुल्तान पर उसने आक्रमण किया, लेकिन वह अपने अधिकारियों को शासन सौंपकर वापस गजनी चला गया। 1175 में उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। कुछ दिनों बाद पुनः आया और ऊपरी सिंध के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर अपना आक्रमण किया। उस समय उच्च पर हिंदू शासक का अधिकार था। फरिश्ता के अनुसार यहाँ भट्टी राजपूतों का शासन था। यहाँ की रानी ने मोहम्मद के वचनों में फंसकर अपने पति को मरवा डाला। इसके बाद गौरी ने सुगमता के साथ दुर्ग और नगर पर अधिकार कर लिया। मतलब पहले तो उसने मुल्तान को विजय किया, उसके बाद सिंध के महत्वपूर्ण का सामरिक केंद्र कौन सा था, उच्च पर अधिकार करने का आक्रमण किया। तो उच्च पर किसका अधिकार था, हिंदू शासक का अधिकार था। तो फरिश्ता के अनुसार क्या भट्टी राजपूतों का शासन था। तो यहाँ की रानी मोहम्मद के चंगुल में फंस गई और अपने पति को मरवा डाला। इसके बाद गौरी ने सुगमता से दुर्ग और नगर पर अधिकार कर लिया। तो आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। ऐतिहासिक खोजों से सिद्ध हो चुका है कि उन दिनों सिंध अथवा मुल्तान के किसी भी भाग पर राजपूतों का शासन नहीं था। संभवतः मोहम्मद ने दुर्ग रक्षक मुस्लिम सरदार के साथ विश्वासघात करके उच्च पर अधिकार किया होगा। इसके बाद उसने शेष सिंध को जीतने का प्रयास किया। 1182 ईस्वी तक संपूर्ण सिंध पर उसका अधिकार हो गया, और सिंध का सुप्रसिद्ध बंदरगाह देवल पर भी उसका अधिकार हो गया। तो सब सिंध का सुप्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, देवल। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंध का सुप्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, देवल। इसके बाद उसने कहाँ आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया। तो 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात राज्य पर आक्रमण किया। गौरी का सोचना था गुजरात को आधार बनाकर वह पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान को सरलता से जीत सकेगा। तो 1178 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया, और उसका सोचना था कि गुजरात पर आक्रमण करने के बाद वह राजस्थान को सरलता से जीत सकता है। राजस्थान को आधार बनाकर वह पंजाब के गजनवी वंश को नष्ट करने में सफल हो सकेगा। इसके अलावा गुजरात की विपुल धन संपदा की लूट भी प्रबल आकर्षण का केंद्र था। तो गुजरात आक्रमण के क्या क्या उद्देश्य थे, एक तो राजस्थान पर अधिकार करना, राजस्थान पर अधिकार होते ही पंजाब के गजनवी वंश को समाप्त कर सकता। दूसरा, प्रबल धन की इच्छा, गुजरात में अनेकों ऐसे मंदिर थे जो वहाँ से उसे धन संपदा प्राप्त हो सकती थी। तो इन तीनों कारणों के कारण उसने गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु उसकी योजना व्यवहारिक नहीं थी। उसने पंजाब को आधार बनाकर राजस्थान, गुजरात तथा गंगा की दो आग की तरफ बढ़ने की बात सोचनी थी। उसने उल्टी बात सोची, उसने गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब की ओर बढ़नी, लेकिन उसको केवल पहले पंजाब पर आक्रमण करना था, उसके बाद राजस्थान पर, उसके बाद गुजरात पर आक्रमण करना, तो वह उसकी योजना सफल होती। गौरी ने पूरी तैयारी के साथ राजस्थान के मरुस्थल को पार कर गुजरात पर आक्रमण करने का विचार किया। उसने सेना सहित मरुस्थल को पार कर लिया। आबू के पर्वतीय क्षेत्र तक वह पहुंच गया, परंतु वहां गुजरात का राजा मूलराज अपनी सेना सहित पहले से ही गौरी का सामना करने को तैयार खड़ा था। लंबी एवं कष्टप्रद यात्रा से थकी हुई तुर्क सेना गुजराती सेना के सामने टिक न सकी और युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। गौरी भी मैदान से भाग निकला। भारत की भूमि पर गौरी की प्रथम पराजय थी, परंतु वह निराश होने वाले व्यक्तियों में से नहीं था। उसने अपनी योजना का दोष समझ में आ गया। भारत को जीतने के लिए
उसने अपने अगले आक्रमणों का मार्ग बदल दिया। अब उसने पहले पंजाब को जीतने, पंजाब को आधार बनाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो गौरी का सोचना था कि वह गुजरात को आधार बनाकर राजस्थान के बाद पंजाब पर अधिकार कर सकता है, लेकिन ये उसकी योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि वह राजस्थान के थार मरुस्थल को पार करता हुआ आबू के पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा। तो वहाँ पहले से ही गुजरात की सेना तैयार थी और उस गुजरात की सेना का मोहम्मद गौरी की सेना सामना कर नहीं पाई और मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग निकला। और इसके बाद उसको अपना दोष समझ में आ गया कि पहले मुझे पंजाब पर अधिकार करना चाहिए, उसके बाद गुजरात पर अधिकार करना चाहिए। पंजाब पर आक्रमण तो बताया, पेशावर से लेकर पंजाब तक के भूभाग इस समय गजनवी वंश का। तो इस समय कहाँ किसका अधिकार था? गजनवी वंश के अधिकार था। गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। 1189 ईस्वी में गौरी ने पंजाब पर 1179 ईस्वी में गौरी ने पंजाब पर पहली बार आक्रमण किया, पेशावर तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। 1181 ईस्वी में गौरी ने दूसरी बार आक्रमण किया। इस बार मलिक खुसरो ने काफ़ी धन देकर तथा अपने एक पुत्र को गौरी के पास बंधक बनाकर उससे समझौता कर लिया। तो पंजाब पर किसका था? पेशावर से लेकर पंजाब तक के भूभाग इस समय गजनवी वंश का शासक था। गजनवी वन का अंतिम शासक कौन था? मलिक खुसरो, जो एक दुर्बल शासक था। 1179 में गौरी ने पंजाब पर पहली बार आक्रमण किया, है ना। 1179 ईस्वी में पहली बार पंजाब पर आक्रमण किया। पेशावर उसके आसपास के क्षेत्र उसके अधिकार में आ गए। इसके बाद उसने दूसरा आक्रमण कब किया? 1181 में किया। इस बार मलिक खुसरो काफ़ी धन उसको दिया और एक अपने पुत्र को बंधक बनाकर उसके पास समझौता कर लिया। तो 2 बार आक्रमण किया, 1179 में और 1181 में। तो पहली बार में उसने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, दूसरी बार खुसरो ने उसे अपना बहुत सारा धन देकर अपने बेटे को उसके पास बंधक बनाकर उससे समझौता कर लिया, जो कि 1181 में आक्रमण किया था। इस बार मलिक खुसरो ने काफ़ी धन देकर अपने पुत्र को गौरी के पास बंधक बनाकर समझौता कर लिया। 1185 ईस्वी में गौरी ने तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया। शालकोट तक के प्रदेश उसने ले लिए। तो तीसरी बार कब किया? 1185 ईस्वी में। इसमें इसने शालकोट तक के प्रदेश जीत लिए। मलिक खुसरो ने पंजाब के युद्ध प्रिय खोखरों के सहयोग से इन प्रदेशों को अधिकृत करने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो मलिक खुसरो ने पुनः इन्हें अपने अधिकृत करने का प्रयास किया, लेकिन मलिक खुसरो को अपने राज्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। 1186 ईस्वी में गौरी ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर तक जा पहुंचा, परंतु उसे लेने में सफल नहीं हो पाया। पुनः उसने चौथा आक्रमण कब किया? 1186 में। लाहौर तक जा, परंतु उसे लाहौर को लेने में वह सफल नहीं रहा। विवशक और गौरी ने छल कपट का मार्ग अपनाया। उसने मलिक खुसरो को समझौते की बातचीत के लिए आने का निमंत्रण भेजा। मलिक के आते उसे बंदी बना लिया गया, गौर भेज दिया गया, जहाँ 1192 में उसका वध कर दिया गया। मलिक को बंदी बना लेने के बाद गौरी को समूचा गजनवी राज्य जीतने में विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। पंजाब विजय से उसकी राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान तक की सीमाओं से जा मिली। मतलब गुजरात पर जब आक्रमण किया तो क्या उसकी गलती रही? उससे पहले गुजरात पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, पहले पंजाब पर आक्रमण करना चाहिए था। उसकी योजना क्या थी? गुजरात पर आक्रमण करूंगा, उसके बाद मैं राजस्थान को जीत लूंगा, राजस्थान के बाद पंजाब को जीत लूंगा। लेकिन जब वह थार मरुस्थल पार करता हुआ आबू पर्वत तक पहुंचा, तब तक गुजरात की सेना उसके सामने खड़ी हुई थी और गुजरात की सेना को पराजित किया और मोहम्मद गौरी को भी वहाँ से भागना पड़ा। तो उसको अपनी गलती समझ में आ गई कि मैंने गलती क्या की। उसको पंजाब पर पहले अधिकार करना था, लेकिन उसने पंजाब पर अधिकार नहीं किया। तो उसने अपने दोष को सुधारने का प्रयास किया, फिर उसने पंजाब पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 1179 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। मलिक खुसरो पंजाब के आसपास के अधिकांश क्षेत्रों पर उसने पेशावर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1181 में दूसरी बार आक्रमण किया। तो इस आक्रमण में मलिक खुसरो ने समझौता कर लिया, उसको धन दिया और अपने बेटे को बंधक बना दिया उसके पास, है ना। फिर उसने 1185 में तीसरी बार आक्रमण किया, तो इस समय उसने सियालकोट जीत लिया। मलिक खुसरो ने अपने प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 1186 में पुनः पंजाब पर आक्रमण किया। वह लाहौर तक जा पहुंचा, पर वह सफल नहीं हो पाया। तो उसने छल कपट की नीति अपनाने का निश्चय किया और मलिक खुसरो को बोला कि अपन समझौता करते हैं। समझौता करने के लिए उसने निमंत्रण भिजवाया, है ना। तो मलिक के आते उसे बंदी बना लिया और उसे गौर भेज दिया गया, जहाँ 1192 में उसका वध कर दिया गया। मलिक को बंदी बनाने के बाद समूचे गजनवी वंश को मतलब पंजाब पर जितने भी गजनवी वंश के क्षेत्र थे उन सबको जीतने में से विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा
और उसकी राज्य की सीमाएं कहाँ तक आ गई, पृथ्वीराज की सीमाओं से जा मिली। तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य का संघर्ष मूल कारण राजनीतिक परिस्थिति, दोनों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा। मतलब मोहम्मद गौरी बाहर से आया हुआ था और पृथ्वीराज भारत का रहने वाला था, तो वो भी अपने साम्राज्य की विस्तार करना था, जबकि मुल्तान, सिंध, गुजरात, पंजाब होता हुआ मोहम्मद गौरी भी अपनी सीमाओं की विस्तार करना चाहता था। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, तो इन दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। परिस्थिति ने दो नवोदित शक्ति की सीमाओं को एक दूसरे से मिला दिया। लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1190 ईस्वी में सरहिंद के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन ने 12,000 सैनिक के साथ उसे नियुक्त कर दिया गया। मतलब तराइन का प्रथम युद्ध में आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगी। आज मैं गुजरात आक्रमण और पंजाब पर आक्रमण आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये आपको विस्तार से मुझे समझाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। इसलिए तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, और दोनों ही नवोदित शक्तियाँ थी, दोनों ही अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती थी। लाहौर पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1190 ईस्वी में सरहिंद के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ नियुक्त कर दिया। सरहिंद का दुर्ग चौहान राज्य की सीमा के काफी निकट था। इस पर गौरी का अधिकार हो जाने से चौहान राज्य को खतरा उत्पन्न हो गया। तब पृथ्वीराज ने गौरी को सरहिंद से खदेड़ने का निश्चय किया। दिल्ली के सामंत गोविंदराज के साथ सरहिंद की तरफ कूच किया। मोहम्मद गौरी को जब सूचना मिली कि पृथ्वीराज सेना सहित सरहिंद की ओर बढ़ा चला है, तो उसने गजनी लौटने का विचार त्याग दिया। आगे बढ़कर शत्रु से मोर्चा लेने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ उठे। युद्ध के प्रारंभ से चौहानों का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने तुर्क सेना पर दोनों ओर से भयंकर आक्रमण किया, जिसके कारण तुर्क सेना में खलबली मच गई। परंतु इस स्थिति में गौरी ने साहस नहीं किया और संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा। उसी समय दिल्ली का गोविंदराज गौरी के सामने आ गया। गौरी ने उसे भरपूर शक्ति के साथ वर्षा चला, जिससे गोविंदराज के सामने के दो दांत टूट गए। इस पर भी वीर गोविंदराज विचलित नहीं हुआ, बिना गौरी पर कटारी का वार किए, जिससे गौरी बुरी तरह घायल हो गया। बिना गौरी पर कटारी का वार किया और जिससे गौरी बुरी तरह घायल हो गया। मतलब गोविंदराज सामने आ गया। दिल्ली का कौन था, गोविंदराज, वो इसके सामने आ गया और उसके दो दांत टूट गए। गोविंदराज विचलित और बिना कटारी के किसे घायल कर दिया, गौरी को घायल कर गया। कुछ समय बाद गौरी को अचेतक और घोड़े से गिरने वाला कि एक स्वामी खलजी सैनिक उसे देख लिया और वो कूदकर घोड़ी के पीछे चढ़ गया, तो सुल्तान को सुरक्षित रण क्षेत्र से बाहर ले गया। गौरी की अनुपस्थिति में तुर्क सेना जल्दी ही पैर उखाड़ दी और भाग खड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने भागती तुर्क सेना का पीछा नहीं किया। इसके बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद को जागेरा। काजी जियाउद्दीन ने लगभग 1 साल तक दुर्ग की रक्षा की। इसके बाद ही पृथ्वीराज की सेना उस पर अधिकार जमा पाई। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की सैनिक सफलता का चरमोत्कर्ष था। गौरी के लिए महान अपमानजनक घटना थी। मसलूम इतिहासकारों के किनारे इस पराजय को भुलाने से प्रतिशोध लेने के लिए सैनिक तैयारी में जुट गया। फरिश्ता ने लिखा है कि सुल्तान सियाउद्दीन गौरी गजनी जा पहुंचा। बदला लेने का निश्चय कर नींद आराम को अपने लिए हराम बना दे। थोड़े समय में एक फौज इकट्ठी की और जो कि बहुत ही बहादुर निपुण थे। परंतु युद्ध में सफलता प्राप्त होने के बाद पृथ्वीराज राग रंग और भोगविलास में डूबता चला गया। उसके दैनिक राजकीय कार्य, सैन्य कार्यों की उपेक्षा शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप उसके राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत की सुरक्षा भी शिथिल हो गई, जिसके घातक परिणाम उसे बहुत ही जल्दी भुगतने पड़े। मतलब ये तराइन का प्रथम युद्ध था, जो कि 1191 में हुआ। और सरहिंद पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण किया। सरहिंद पर आक्रमण करने के बाद चौहान राज्यों को लगा कि ये अपने पर भारी पड़ जाएगा, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उसको सरहिंद से खदेड़ने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ पहुंचा। उधर मोहम्मद गौरी भी आ पहुंचा। दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में जब दिल्ली के गोविंदराज के दांत पर गौरी ने वार किया, तो गोविंदराज ने बिना हथियार के उसे घायल कर दिया। मोहम्मद गौरी को घायल किया। जब मूर्छित होने वाला था, तो एक खलजी ने सरदार ने उसे बचा लिया और बाहर ले गया। इसके बाद सारी गौरी की सेना में अस्त व्यस्त हो गई और वहाँ से उनको भागना पड़ा। तो तराइन के उसके बाद वह गजनी वापस चला गया और वह अपनी हार का बदला लेने के लिए दिन रात एक कर दिया और उसने स्वामी भक्त सेना का निर्माण किया। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान राग विलास में डूब गया और उसकी उत्तर पश्चिमी सीमाएं शिथिल होने लगी और इसके परिणाम से जल्द ही भुगतने पड़े। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध तक मैंने आपको करा दिया। अगले चैप्टर में तराइन का द्वितीय युद्ध